हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस पर। मेरा नाम है निकेत और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंटरफेरेंस। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा एंड तक देखिएगा। एट दी एंड आपके इंटरफेरेंस से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरफेरेंस क्या होता है? जब कभी भी दो या दो से ज़्यादा वेव्स किसी कोहेरेंट सोर्सेज से आने वाली, ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में जानना ज़रूरी है। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे सोर्सेज जहाँ से निकलने वाली जो लाइट वेव्स होती हैं ना, उनके बीच में सेम फेज़ होता है या फिर कांस्टेंट फेज़ डिफरेंस होता है या ज़ीरो फेज़ डिफरेंस होता है। ठीक है ना, तो ये होते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। अब अगर किसी कोहेरेंट सोर्स से निकल के आने वाली दो या दो से ज़्यादा वेव्स जब सुपर इम्पोज होती हैं या एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाती हैं, तो होता क्या है कि इनकी जो इंटेंसिटी होती है ना, वो या तो मैक्सिमम हो जाती है या फिर घट के मिनिमम यानी ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। और कब मैक्सिमम होती है कब मिनिमम होती है, इसी के आधार पर हम इंटरफेरेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं इंटरफेरेंस को कि इंटरफेरेंस कब होता है? जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स ओवरलैप करके या तो ब्राइट या डार्क रीजन बना देती हैं। किस कारण से? क्योंकि उनके फेज़ में कुछ डिफरेंस है, इस कारण से वो जो ब्राइट या डार्क रीजन जनरेट कर देती हैं ना, वही इंटरफेरेंस कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इंटरफेरेंस का फर्स्ट टाइप होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? जब किसी भी दो वेव्स का क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रफ से ट्रफ ओवरलैप करता है या सुपर इम्पोज करता है, उस केस में जो इंटरफेरेंस होता है वो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसे हम डायग्राम से समझते हैं। देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर एक वेव है, वेव 1 एंड वेव 2 सेकेंड वेव है। दोनों का देखिए अभी क्रस्ट से क्रस्ट ट्रफ से ट्रफ अलाइन कर रहा है। तो जब ये दोनों वेव सुपर इम्पोज होंगी या ओवरलैप होंगी, तो जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी ना, उसकी एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यही प्रोसेस, इसे ही हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कि जब दो या दो से ज़्यादा वेव ओवरलैप होकर हमें एक मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला रीजन प्रोवाइड करें या फिर एक ब्राइट रीजन प्रोवाइड करती हैं, तो इस प्रोसेस को हम या इस टाइप को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पर पाथ डिफरेंस एन लैम्डा ही होना चाहिए। लैम्डा क्या होता है? एक वेव की वेवलेंथ। ठीक है, एक साइकिल की पूरी वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, इसे हम काय में मेज़र करते हैं? मीटर में मेज़र करते हैं। पाथ डिफरेंस को हम डिनोट कैसे करते हैं? डेल्टा एक्स से। रिजल्ट क्या होता है? यहाँ पर हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि क्रस्ट से क्रस्ट ट्रफ से ट्रफ अलाइन हो रहा है, तो हमें रिजल्ट में मिलती हैं ब्राइट फ्रिंजेस। सेकेंड टाइप अब देखते हैं हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। तो देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब जब क्रस्ट से किसी वेव का ट्रफ अलाइन करता हो। ठीक है, हम एग्जांपल के लिए दो वेव्स लेते हैं। इसका डायग्राम देखिए आप पहले, ये है इसका डायग्राम। ये हमने ली वेव 1, ये हमने ली वेव 2। यहाँ पर आप देखिए क्रस्ट से ये इस वेव का ट्रफ अलाइन कर रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दोनों अपोजिट फेज़ में है। अब अपोजिट फेज़ में होने के कारण जो हमें रिजल्टेंट वेव मिलती है ना, वो मिलती है मिनिमम कंडीशन में। यहाँ पर हमें कोई भी एम्पलीट्यूड ज़ीरो मिल जाता है। इसी टाइप को हम बोलते हैं, मतलब इंटरफेरेंस के इस टाइप को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पर डिस्ट्रक्ट कर दिया उन्होंने, एक दूसरे की एम्पलीट्यूड को कैंसिल आउट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ की देखिए नेसेसरी कंडीशंस देखते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो पाथ डिफरेंस है भैया वो 2n+1 λ/2 ही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ केसेस में देखने को मिलेगा 2n-1 λ/2 भी लेते हैं, तो ये दोनों सेम चीज़, सेम आउटपुट हमें प्रोवाइड करते हैं, तो कंफ्यूज आपको होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें रिजल्ट क्या मिलता है? डार्क फ्रिंजेस मिल जाती हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई एक्चुअली में फ्रिंजेस क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ये देखिए, ये है फ्रिंजेस का डायग्राम, कि जब लाइट ओवरलैप करती है तो हमें ऐसा आउटपुट मिलता है जहाँ पर ये डार्क रीजन, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरीके से अल्टरनेट रीजन्स मिलते हैं। इनकी इंटेंसिटी भी सेम होती है और इनकी विड्थ भी सेम होती है। ठीक है ना, फ्रिंज मैंने डेफिनेशन लिखी है, अ बैंड ऑफ लाइट और डार्क सीन ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर जो डार्क और ब्राइट जो रीजन दिखाई देता है ना, उसे हम फ्रिंज बोलते हैं। और इंटरफेरेंस के थ्रू यहाँ पर हमें जो
फ्रिंज विड्थ मिलती ना कि विड्थ क्या है इस फ्रिंज की चौड़ाई, तो इसका हम फॉर्मूला देखते हैं, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ पर लैम्डा डी क्या है, यहाँ पर कैपिटल लैम्डा तो मैंने आपको बताया वेवलेंथ ऑफ लाइट है, डी क्या है यहाँ पर इस स्क्रीन और यहाँ पर जो सोर्स है यानी कि जो स्लिट से लाइट आ रही थी ना वहाँ तक की दूरी, और स्मॉल डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, ये दो स्लिट के बीच की जो दूरी है ना उसे हमने स्मॉल डी लिया है। ये आपको फार्मूला याद करना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। इसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि दो हमने अलग अलग सोर्सेज ले लिए हैं और इनसे जो लाइट आ रही है, लाइट वेव जो आ रही हैं, इन्हें हम कोहेरेंट नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वैसे तो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ है ये कि एटम्स, ढेर सारे एटम्स होते हैं और वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने के कारण वो सेम फेज की लाइट वेव जनरेट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अगर हम इंटरफेरेंस चाहते हैं करवाना तो हमें एक ही कोहेरेंट सोर्स लेना पड़ता है, बट हम दो स्लिट्स ले लेते हैं, जैसा कि हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखते हैं ना कि एक लाइट सोर्स है, उसके सामने हमने दो स्लिट बना दी, तो ये दोनों स्लिट क्या होती हैं, अपने आप में एक दो अलग अलग लाइट सोर्स के जैसा बिहेव करती हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर। यहाँ से मान के चलते हैं ये सेंटर है, यहाँ से इस ब्राइट फ्रिंज की दूरी कितनी होगी, तो यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है ब्राइट फ्रिंज को सेंटर से डिस्टेंस मेज़र करने के लिए। सिमिलरली डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करना चाहें सेंटर से, तो जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो करते हैं 2xn डैश इज इक्वल टू 2n-1 डी लैम्डा अपॉन 2d। ठीक है, आई होप जितना मैंने आपको पढ़ाया सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो भाई लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं कि भाई इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन क्या होता है इंटरफेरेंस पैटर्न्स के लिए। तो यहाँ पर हमने माना है कि S1 S2 दो लाइट सोर्सेस हैं जिनसे निकलने वाली वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, मतलब सोर्स से लेकर जो स्क्रीन तक का डिस्प्लेसमेंट है वो है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पर फाई फेज डिफरेंस है, ठीक है ना, दोनों के फेज हैं, फाई का अंतर है। अब क्योंकि इंटरफेरेंस में क्या होता है, सुपर पोजिशन होता है, सुपर इम्पोज हो जाती हैं वेव्स एक के ऊपर एक, तो ये दोनों आपस में ऐड हो गई। तो ऐड होने के कारण हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब हमें पता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर हमने सारे फॉर्मूले वगैरह पुट कर दिए हैं। अब यहाँ पर A1 A2 इसमें से हमने देखिए साइन ओमेगा टी यहाँ भी है, साइन ओमेगा टी यहाँ भी है, तो हमने साइन ओमेगा टी को ले लिया है कॉमन। बाकी ये वाला टर्म जो है ना साइन फाई वाला, ये एज इट इज़ है कॉस ओमेगा टी साइन फाई वाला। ठीक है, अब यहाँ पर हमने A1 प्लस A2 कॉस फाई जो आपको दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू पुट कर दी A कॉस थीटा, एंड A2 साइन फाई जो है ना इसकी वैल्यू पुट कर दी A साइन थीटा। कहाँ पर पुट करनी है हमको, इस इक्वेशन में पुट करनी है वैल्यू। तो यहाँ पर A कॉस थीटा रख दिया और यहाँ पर A साइन थीटा। तो जो हमें इक्वेशन मिल गई वो क्या मिल गई, A कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। ये हमने क्यों किया है देखिए, आगे हमें पता चलेगा। देखिए यहाँ पर जो हमें इक्वेशन मिल गई ना वो मिल चुकी है y इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यहाँ पर देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो हम इसे साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं, कैपिटल ए हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर साइन थीटा प्लस ओमेगा टी मिल जाएगा, या ऐसे हम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लिख सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हमने इस इक्वेशन में देखिए, ये वाली इक्वेशन में दोनों साइड हमने कर दिया स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दिया, इनका स्क्वायर करके इनका स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दिया है। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर देखिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS में ये टर्म्स का हमने स्क्वायर करके ऐड कर दिया। यहाँ पर हमने सिंपली a प्लस बी स्क्वायर वाली, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा के मैंने थोड़ा यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व किया है। आपको कोई डाउट हो तो आप थोड़ा सा डिटेल में देखिएगा, आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, A1 प्लस A2 यहाँ पर आ गया। अब A2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमने A2 एक साथ ले लिया है, A2 का स्क्वायर, बाकी 2AB वाला टर्म एक तरफ लिखा है और A1 वाला टर्म एक तरफ लिखा हुआ है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो जो एम्पलीट्यूड की स्क्वायर वाली टर्म आई ना वो आई A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। ठीक है,
ये आ गई एम्पलीट्यूड की टर्म। अब हम जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है ना एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिंपली दोनों साइड के का मल्टीप्लाई किया ताकि हम यहाँ पर के इंटू एम्पलीट्यूड को इंटेंसिटी बना सकें। अब यहाँ पर हम इसे आई की वैल्यू आई के फॉर्म में लिख सकते हैं इक्वेशन को, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। देखिए अब हम आ जाते हैं इस इक्वेशन के बेसिस पर कि कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इस इक्वेशन की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉस फाई जो होता है ना एक डिसाइडिंग फैक्टर है। जैसे आपने AC में पावर फैक्टर पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसे ही अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है तो हमें समझ में आ जाता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और अगर इसकी वैल्यू मिनिमम है तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। हम यहाँ पर लेते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। तो कॉस फाई की वैल्यू यदि हम 1 पुट करते हैं तो 1 कब होती है, या तो कॉस 0 में होती है, या कॉस 2 पाई में होती है, या 4 पाई में होती है। तो ये हमने यहाँ पर फाई की वैल्यू निकाल ली, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई। अब हम जानते हैं फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से देखिए हमने पाथ डिफरेंस की वैल्यू निकाल ली कि जो पाथ डिफरेंस होगा ना यहाँ पे 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा टाइम्स ही होगा, मतलब ब्रॉडर टर्म में हम बोल सकते हैं n लैम्डा, जो कि हम अपने पिछले पेज में देख चुके हैं यहाँ पर ये कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है, जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ करा। सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि कॉस पाई की मिनिमम वैल्यू हम लेते हैं -1। -1 कब होती है, या तो कॉस 180 पे होती है, या 3 पाई पर होती है, ठीक है, या 5 पाई पर होती है। तो यहाँ पर फिर से हमने रिलेशन से वैल्यू पुट कर दी, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू फेज डिफरेंस वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमने लैम्डा के फॉर्म में x की वैल्यू निकाल दी, तो ये आ गई λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, ठीक है। मतलब पाथ डिफरेंस ये होगा, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, मतलब पाथ डिफरेंस इस फॉर्म में ही होगा। मेन फॉर्मूला होता है ये 2n-1 λ/2 या फिर 2n+1 λ/2, दोनों हमें सेम आउटपुट देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा इंटरफेरेंस का टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत कोशिश करी कि शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, लेकिन इतना एक्सप्लेन करना पड़ेगा आप लोगों को, इसीलिए इस एफर्ट के लिए 1 लाइक तो बनता है यार, है ना। और बाकी कमेंट सेक्शन में आप सजेस्ट कर सकते हैं अगले किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।